बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम क्लास 11 के ज्योग्राफी के 5 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में बार बार आता है। ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन वाले का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले इसके देखने के बाद फर्स्ट पार्ट को भी देख लेना, उसमें भी मैंने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवा रखा है। तो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में वन्य जीव संरक्षण का महत्व स्पष्ट करिए। पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि हमारे आसपास का जो परिवेश है उसको इक्वल बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण यानी कि वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण का महत्व में स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसकी क्या लिखोगे, प्रस्तावना लिखोगे। प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव जो छोटे से लेके बड़े जीव हो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वन्य जीवों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपने वन्य जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे, उनको बचाएंगे नहीं, तब तक हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण करना जरूरी है ताकि हमारा पर्यावरण क्या रहे, संतुलित बना रहे। बात करते हैं इसके पहले महत्व की, तो खाद्य श्रृंखला का संतुलन यानी कि जब तक हम जो हमारी खाद्य श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अपने भोजन के लिए, तो उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बनाए रखने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, वन्य जीवों के समाप्त होने से खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, टूट जाएगी वन्य जीवों के समाप्त हो जाने से। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जो घास होता है, घास को खाने के लिए हिरन होता है, हिरन को खाने के लिए शेर होता है, शेर मर जाता है उसको खाने के लिए गिद्ध होता है। तो ये पूरी एक खाद्य श्रृंखला चलती है। तो उसी तरीके से अगर हम तब तक जीवों को नहीं बचाएंगे तब तक ये हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट आप लिखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। अगर जब हम क्या करेंगे, जब जीवों का बचाएंगे तो हमारी जो जैव विविधता है यानी कि जो जीवों की विविधता है वो बनी रहेगी। विभिन्न प्रजातियां प्रकृति और संतुलन बनाए रखती है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, इससे क्या होगा, हमारी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा होगी, वन्य जीव और वनस्पति को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। पर्यावरण स्थिरता यानी कि जो हमारे पर्यावरण है उसमें स्थिरता रहेगी। जब हम वन्य जीवों को बचाएंगे तो हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। वन्य जीव पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। ठीक है, इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, अतः वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु अपनाई गई 3 प्रमुख रणनीतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि वनों को, वन्य जीव यानी कि जो जीव जंतु वन में रहते हैं उनको बचाए रखने के लिए, उनको बचाने के लिए जो 3 नीतियां बनाई गई है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहले प्रस्तावना लिखेंगे, वन्य जीवों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने संरक्षण के लिए अनेक उपाय अपनाए हैं। कौन कौन से उपाय अपनाए हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे पास उपाय हैं। ठीक है, पहला हमारे पास उपाय है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। क्या है हमारे पास, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, तो वन्य जीवों को सुरक्षित प्रकृति आवास प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान बना के और अभ्यारण्य बना के जो वन्य में रहने वाले जो जीव है उनको सुरक्षित प्राकृतिक आवास प्रदान किया गया है। अगला रणनीति क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत सरकार के द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेकर आया गया। इसके तहत बोला गया कि इस कानून के माध्यम से शिकार और अवैध व्यापार पर रोक लगाई गई। अगला है, आप लिखेंगे संरक्षण कार्यक्रम। सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन क्या चला, संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं चलाई गई है। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब चलाया गया था। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, इन रणनीतियों के कारण भारत में वन्य जीव संरक्षण को मजबूती मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, तो क्या करें, बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर कीजिए। बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हमें क्या करना है, अंतर करना है। तो प्रस्तावना क्या लिखोगे, चक्रवात वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण बनने वाली शक्तिशाली पवन प्रणाली है। सबसे पहले आप चक्रवात को डिफाइन करेंगे। तो चक्रवात क्या होता है, चक्रवात आपका वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण बनने वाली शक्तिशाली क्या होती है, पवनें होती है। इसके निर्माण क्षेत्र और प्रकृति के आधार पर इन्हें उष्णकटिबंधीय और बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में विभाजित किया जाता है।
इसके निर्माण के क्षेत्र, ठीक है। और इसकी प्रकृति के आधार पर हम क्या करते हैं, चक्रवातों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा आपका है बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब इसके प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं, तो पहला अंतर याद रखेंगे निर्माण क्षेत्र, ये इसका दोनों का निर्माण क्षेत्र क्या होता है। तो बात करते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है गर्म महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो गर्म महासागरों में बनते हैं। कहां पर बनते हैं, गर्म महासागरों में बनते हैं। और जबकि बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण क्षेत्रों में बनते हैं। कहां पर बनते हैं, शीतोष्ण ठंडे इलाकों में बनते हैं। बात करते हैं ऊर्जा का स्रोत, इसके ऊर्जा का स्रोत, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र के गर्म जल से ऊर्जा प्राप्त करती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, गर्म जल से ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो बाह्य चक्रवात होता है वो तापमान के अंतर से उत्पन्न होता है। तापमान में जो भिन्नताएं आती हैं उसके अंतर से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। अब इसकी जो तीसरा पॉइंट है संरचना की अगर हम बात करें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्पष्ट आई पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसके अंदर हमें आग जैसी आकृति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या पाई जाती है, आग जैसी आग पाई जाती है, जबकि बाह्य चक्रवात में नहीं पाई जाती है। इसके प्रभाव के क्षेत्र ये कौन कौन से क्षेत्र में प्रभावित करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक तीव्र और विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं और काफी विनाशकारी होते हैं। जबकि बाह्य चक्रवात जो होते हैं प्रभाव व्यापक क्षेत्र में फैलता है, बड़े क्षेत्र में फैलता है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है काफी ज्यादा क्या होता है, विनाशकारी होता है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है तो बहुत ज्यादा जान माल की क्या होती है, हानि होती है। अगली बात करते हैं इसके निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि दोनों चक्रवातों का निर्माण कारण और प्रभाव अलग अलग होते हैं, यद्यपि दोनों ही मौसम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसूनी पवनों की दिशा का उलटना, यानी कि मानसून के उलटने के बारे में तुम्हें क्या करना है, बताना है। लौटते हुए मानसून के बारे में बताना है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो भारत की जलवायु का मुख्य आधार मानसून है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, आपने पढ़ा है, ठीक है, कि भारत की जो जलवायु कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द का अर्थ ही पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। मानसून शब्द का जो अर्थ होता है वो पवनों की दिशा में परिवर्तन है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो मानसून शब्द है वो कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, ठीक है। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में स्थिति। गर्मी के समय स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है, जाहिर सी बात है। जब गर्मी होती है तो जो स्थल भाग होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे दिल्ली इलाके में क्या होता है, पूरा स्थल है, तो स्थल भाग क्या होता है, बहुत तेजी से गर्म होते हैं। जबकि निम्न दाब क्षेत्र बनता है, इससे समुद्र से स्थल की ओर आर्द्रता पवनें चलती है। जब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है ना, जब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र पवनें चलती है, यानी कि पवनें जो होती है उसके अंदर आर्द्रता होती है, बहुत ज्यादा गर्मी करती है और वर्षा होती है, ठीक है। यानी कि जब समुद्र है, ठीक है, जो समुद्र का जो स्थल है वहां से जो पवनें अपने साथ, पवनों के अंदर जो बहुत सारी मात्रा में पानी है, उसके अंदर नमी है, वो नमी लेकर चलती हैं और जाकर क्या करती हैं, जो गर्म इलाके होते हैं या स्थल वाले इलाके होते हैं वहां पर बारिश करती है। शीत ऋतु में स्थिति, सर्दियों में स्थल भाग ठंडा होकर उच्च दाब क्षेत्र बनता है। सर्दियों में कैसा दाब क्षेत्र बनता है, उच्च दाब क्षेत्र बनता है, जिससे पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। दिशा परिवर्तन का महत्व, इसी मौसमी दिशा परिवर्तन के कारण भारत में वर्षा और शुष्क ऋतु का क्रम बनता है। इस प्रकार मानसून वास्तव में पवनों की दिशा के मौसमी उल्टाव का परिणाम है, ठीक है। वास्तव में पवनों की दिशा के मौसमी उल्टाव का क्या होता है, ये परिणाम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को, भारत के क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ठीक है। तो इसलिए भारत की जलवायु क्या है, विविधतापूर्ण है, ठीक है। इसके पीछे कई भौगोलिक और वायुमंडलीय कारक है, यानी कि जो भारत की जो जलवायु काफी विविधतापूर्ण है, इसके पीछे कैसे कैसे कारण है, एक भौगोलिक कारक है और वायुमंडलीय कारक है। पहला इसका प्रमुख कारण पहला क्या है, अक्षांश। पहला याद रखोगे अक्षांश,
कि भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का जो अधिकांश भाग है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, गर्म वाले इलाके में स्थित है, जिससे जिससे यहाँ अधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है। ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तापमान घटेगा, यानी कि जैसे तुम पहाड़ों पे जाओगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडा अधिक होता है। पर्वतीय क्षेत्र कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। ठीक है। अगला याद रखोगे आप। ठीक है, समुद्र से दूरी। ठीक है, क्या याद रखोगे? समुद्र से दूरी याद रखोगे। ठीक है। अगला आपका समुद्र से दूरी। समुद्र के निकट क्षेत्रों में तापमान संतुलित रहता है, जबकि आंतरिक भागों में तापमान अधिक बदलता है। आंतरिक भागों में जो तापमान है वो काफी क्या होता है? बदलता है। ठीक है। समुद्र के निकट क्षेत्रों में तापमान संतुलित रहता है। समुद्र के आसपास के इलाकों में, मुंबई जैसे इलाकों में क्या रहता है? तापमान संतुलित रहता है, ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंडी रहती है। जबकि आंतरिक भागों में, दिल्ली जैसे इलाकों में बदलता रहता है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। हिमालय पर्वतमाला। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय क्या करता है? जो मध्य एशिया में जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उसको भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अगर हिमालय पर्वत ना होती तो भारत में क्या होता? जो ठंडी ठंडी हवाएं आती और यहाँ पर हमेशा ठंडा का, जो उत्तर भारत है वहां पे हमेशा ठंड का मौसम बना रहता। मानसूनी पवनें क्या कहती हैं? कि मानसून भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है। मानसून जब आता है तो भारत में क्या होता है? वर्षा होती है। भारत की जलवायु इसका निष्कर्ष में क्या लिखोगे? भारत की जलवायु कई भौगोलिक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। ठीक है कि हाँ समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी मैं इस ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में दिए गए प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसके कौन कौन से प्रमाण हमें दिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है वो क्या कहता है? कि सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसे पहले गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, और बाद में अलग हो गए, बाद में धीरे धीरे क्या हो गए? टूटने लगे। यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिया था। इसके प्रमाण कौन कौन से? तट रेखाओं का मिलना। पहला प्रमाण क्या है? तट रेखाओं का मिलना। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तट रेखाएं एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। इससे हमें पता चलता है कि जो महाद्वीप थे वो सभी एक थे। इससे हमें क्या पता चलता है? कि जो महाद्वीप थे वो सभी एक थे, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। जीवाश्म प्रमाण। अलग अलग महाद्वीपों पर समान जीवाश्म पाए गए, जीवों के जो अवशेष हैं वो समान पाए गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो अलग अलग जो महाद्वीप थे, ठीक है ना, जो अलग अलग महाद्वीप पहले एक ही थे। चट्टानों में समानता। किसमें समानता? चट्टानों में समानता। ठीक है, चट्टानों में समानता की बात करें, विभिन्न महाद्वीपों पर समान संरचना वायु की चट्टानें पाई गई है। ठीक है, अगला है जलवायु प्रमाण। जलवायु प्रमाण भी हमें सिद्ध करते हैं कि जो पहले के जो आज के महाद्वीप जो अलग अलग हैं वो पहले एक ही थे, जिसे क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ये सभी निष्कर्ष में क्या लिखोगे? ये सभी प्रमाण दर्शाते हैं कि महाद्वीप समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहे। और अल्फ्रेड वेगनर के इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से अब उन्होंने ये भी बोला है कि अभी भी जो हमारे महाद्वीप है वो क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना का वर्णन करें। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। वायुमंडल की संरचना का क्या करना है? वर्णन करना है। तो इसकी प्रस्तावना में क्या लिखोगे? कि वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए गैसों का आवरण है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी को घेरे हुए हैं चारों तरफ से, ठीक है ना। और जो जीवन के लिए आवश्यक है, इसकी संरचना विभिन्न परतों में विभाजित है। जो वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतों में क्या है? विभाजित है। वायुमंडल की परतें कौन कौन सी परतें हैं? पहला याद रखोगे क्षोभमंडल। कौन सा? पहला क्षोभमंडल। यह सबसे निचली परत है जहां मौसम संबंधी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। याद रखना, क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब तुम कमेंट करके बताना कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। कमेंट करके आप बताना मुझे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। समताप मंडल।
समताप। दूसरा क्या है, दूसरा लेयर क्या है हमारा, समताप मंडल। इस परत में ओजोन परत पाई जाती है। इस परत में क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य के हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, जो हमारे सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो समताप मंडल में क्या पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल की बात करते हैं, तीसरा लेयर है हमारा मध्य मंडल। इस परत में उल्काएं प्रवेश करती हैं और जल जाती है। जो उल्का पिंडें होती हैं वो आती हैं पृथ्वी की तरफ, तो वो क्या होती है, मध्य मंडल में जैसे ही आती है वो प्रवेश करते ही के साथ क्या होती है, जल जाती है और पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, अगला है आपका, ठीक है, बाह्य मंडल लिख लो इसको। ठीक है, बाह्य मंडल, ठीक है, तापमंडल दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है और आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है, तापमंडल को आप, ठीक है, बाह्य मंडल भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, क्या है आपका बहिर्मंडल, यहाँ पे आप लिख लेना बाह्य मंडल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य, ठीक है, ये हो गया बाह्य मंडल। ठीक है, आप लिख लेंगे बाह्य मंडल। ठीक है, चौथा लिख लेंगे बाह्य मंडल। हाँ, बात करते हैं पांचवें लेयर की। पांचवा लेयर क्या हमारा बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, ये हमारे वायुमंडल की क्या है, सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, वायुमंडल की प्रत्येक परतें पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी स्थान के वायु तापमान को अनेक कारकों किसी स्थान के वायु ताप को अनेक कारक क्या करते हैं, अनेक कारक प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसी भी स्थान के वायु तापमान, जो वायु का जो तापमान है उसको अनेक कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, किसी स्थान का तापमान केवल सूर्य की उष्मा पर निर्भर नहीं करता है। किसी स्थान का तापमान केवल सूर्य की उष्मा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि कई भौगोलिक और वायुमंडलीय कारकों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। पहला है अंशांश। पहला क्या है, अंशांश। भूमध्य रेखा के निकट सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पे क्या पड़ती है, सीधे पड़ती किरणें, इसलिए तापमान भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे 0 डिग्री पे अधिक होता है। ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने पे आपका जो तापमान है वो क्या होता है, घटते हुए जाता है। ठीक है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तापमान क्या होती है, घटती चली जाती है। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी भी क्या करता है, तापमान को प्रभावित करता है। समुद्र के निकट तापमान संतुलित रहता है। समुद्र के निकट तापमान कैसे रहता है, संतुलित रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं भी तापमान को प्रभावित करती है। गर्म और ठंडी धाराएं तापमान को क्या करती है, प्रभावित करती है। गर्म और ठंडी धाराएं तापमान को काफी ज्यादा क्या करती हैं, प्रभावित करती है। पवने किस तरीके से तापमान को प्रभावित करती है, तो पवने अपने साथ गर्म और ठंडी हवाएं लाकर तापमान को क्या कर देती है, बदल देती है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इस प्रकार किसी स्थान का तापमान इस प्रकार किसी स्थान का तापमान कई प्राकृतिक कारकों के संयुक्त प्रभावों से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा तापमान वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो, निम्न कथनों को सत्य और असत्य बताइए और कारण भी लिखिए। जो आपको कुछ कथन दिए हैं उसके सत्य और असत्य बताने हैं। तो देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति उसे अन्य देशों से जोड़ के इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। भारत अपने पड़ोसी क्षेत्रों और से समुद्री और वायु मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। बस बताना है कि सत्य है या असत्य है कि जो भारत का जो भारत है वो अपने पड़ोसी देशों से, जो पड़ोसी देश है वो समुद्री मार्ग और वायु मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, आप सत्य लिखोगे। भारत की लंबी तट रेखा है, विकसित हवाई मार्ग इससे विश्व के अन्य देशों से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, अगला, भारत को उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत एक उपमहाद्वीप है। ठीक है, ये बात सत्य है या असत्य है, तो ये बात क्या है, सत्य है। भारत का आकार बड़ा है तथा भौगोलिक, सांस्कृतिक और जलवायु विविधता पाई जाती है, इसलिए भारत का है एक महाद्वीप कहा जाता है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, भारत की भौगोलिक स्थिति विविधता इसे विश्व के विशेष स्थानों पर क्या करती है, प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताएं बतानी है आपको। क्या बतानी है, पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताएं। तो मैं आपको बोलूं कि ना, इसको आप क्या कर लो, स्टार बना लो। इस क्वेश्चन को आप क्या कर लो, इतना बड़ा सा स्टार बना लो। स्टार तो बनाने आता नहीं भाई मेरे को यार।
ठीक है ना, लेकिन तुम बना लेना जरूर क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है इस बार, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं, प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि भारत की पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे स्थित है और एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है जिसका आर्थिक और भौगोलिक महत्व अधिक है, जिसका आर्थिक और भौगोलिक महत्व क्या है, अधिक है। इसकी स्थिति, पहली विशेषता क्या है याद करेंगे, इसकी स्थिति देखते हैं। यह पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित है। यह पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में क्या है, स्थित है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो यह समुद्री निक्षेपों तथा नदियों द्वारा लाई गई सामग्रियों से बना है। यह समुद्री निक्षेपों और नदियों द्वारा लाई गई सामग्री से क्या हुआ है, ये बना हुआ है। विस्तार की बात करते हैं, यह गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। प्रमुख बंदरगाह इसके मुंबई और मर्मगांव जैसे प्रमुख बंदरगाह स्थित है। मुंबई और मर्मगांव यहाँ के जैसे प्रमुख बंदरगाह हैं। विभाजन, इसे कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो निष्कर्ष में लिखोगे पश्चिमी तटीय मैदान भारत के व्यापारिक और समुद्री परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारे क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिनको आपको करके जाना है। ये तुम्हारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे स्कोर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेंगे और तुम्हें 90% के आसपास तो कंफर्म में लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारे 11 से लेके 20 तक के। अगर आप चाहते हो कि इसके फर्स्ट 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन को भी देखें तो इसके पहले वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, जाकर देख लेंगे। मैं इसका एक बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बना लूंगा जहां पे आपको ज्योग्राफी के 5 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है। और तब तक तुम क्या करना, इन दोनों वीडियोस को यानी कि टोटल मिला के 20 क्वेश्चन है, इनको आप कर लेना, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।